नमस्कार। आज हम लोग सच्चिदानंद वात्स्यायन जी, जो अज्ञेय नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी कहानी नारंगियाँ पढ़ेंगे। आइए इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। अज्ञेय का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के निकट प्राचीन बौद्ध तीर्थ कुशीनगर, जो आधुनिक समय में कसया है, उसमें हुआ था, जहाँ इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री बौद्ध अवशेषों की खुदाई में लगे हुए थे। पिता के साथ ही अज्ञेय जी का बचपन कश्मीर, पटना, मद्रास, लाहौर आदि स्थानों में बीता। इसीलिए पंजाब से संबद्ध होने के बावजूद अज्ञेय के समस्त लेखन में एक सहज गहरी भारतीयता है। विद्यार्थी जीवन में अज्ञेय प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के संपर्क में आए। यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई और 1830 में वे गिरफ्तार हुए। उन्हें कई बार जेलों में रखा भी गया। अपने इसी गिरफ्तारी और जेल जीवन के दौरान वे साहित्य रचना में गंभीरतापूर्वक प्रवृत्त हुए। उनकी पहली कहानी जेल से ही जैनेन्द्र कुमार को भेजी गई, जिस पर कोई नाम न होने के कारण जैनेन्द्र ने लेखक का नाम प्रकाशित करते वक्त अज्ञेय अर्थात जिसे कोई न जानता हो दे दिया। बाद में सच्चिदानंद वात्स्यायन इस अज्ञेय नाम से ही लिखने लगे। अतः सच्चिदानंद वात्स्यायन जी का जो उपनाम है अज्ञेय है, अज्ञेय नाम से प्रसिद्ध है ये। इन्होंने जो है बहुत ही रचनात्मक लेखन के अलावा पत्रकारिता में भी गहरी रुचि रखी है। प्रतीक, सैनिक, विशाल भारत, दिनमान, नव भारत टाइम्स जैसे अनेक पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया था। सन 1852 में अज्ञेय भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध के दौरान इन्होंने लड़ाई में हिस्सा भी लिया और युद्ध खत्म होने के बाद इन्होंने सेना से इस्तीफा दिया और आकाशवाणी में काम करने लगे। अज्ञेय द्वारा साहित्य की रचना। अज्ञेय एक बुनियादी तौर पर कवि हैं। गद्य लेखन में भी उनके कवि की झंकार है, लेकिन उनका कथा साहित्य भी उतना ही महत्वपूर्ण और समृद्ध है जितनी उनकी कविताएं हैं। अपने विशिष्ट अनुभव और वैयक्तिक आग्रहों के कारण प्रेमचंद के बाद उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ दिया, लेकिन उनकी कथा साहित्य में वैयक्तिक आग्रह के बावजूद एक गहरी राष्ट्रीयता, गंभीर सामाजिक समस्याओं का संदर्भ विद्यमान है। परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, शरणार्थी आदि उनकी प्रारंभिक कहानियों में से ही हैं और उनकी यह सामाजिक राजनीतिक सरोकार स्पष्ट है। वैसे मेजर चौधरी की वापसी, पठार का धीरज, हिलीबोन की बत्तखें, नारंगियाँ, रोज़ उनकी श्रेष्ठ कहानियों के ही अंतर्गत आती हैं। शेखर एक जीवनी, 2 भाग में यह उपन्यास प्राप्त होता है। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, यह उनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अज्ञेय जी हिंदी कविता में प्रयोगवाद के जन्मदाता हैं। 7 नए कवियों का एक संकलन इन्होंने तार सप्तक के नाम से संपादित किया था, जिसे छायावाद के बाद हिंदी कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय के निजी कविता संग्रहों की संख्या भी 1 दर्जन से ज़्यादा है। इसके अलावा इन्होंने नाटक, यात्रा विवरण, निबंध, रिपोर्टाज, टिप्पणियाँ इत्यादि भी बहुत बड़ी मात्रा में लिखा है। इनकी जो कहानी हम आज पढ़ेंगे, इसके बारे में एक छोटा सा बिंदु हम आपस में चर्चा करते हैं। नारंगियाँ अज्ञेय की अत्यंत मर्मस्पर्शी कहानियों में से एक है। इस कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि यह जो है 2 शरणार्थी भाइयों की कहानी है, जो संपत्ति विहीन और दरिद्र होने के बावजूद उच्च नैतिक गुणों से भरपूर हैं। शरणार्थी होने के बावजूद दूसरे शरणार्थियों की तरह दिन रात एक करके बेईमानी शैतानी करके पैसा नहीं कमाते। अंत में जब एक भाई हरसू नारंगियों की दुकान करता है, तो दरिद्र बच्चों पर तरस खाकर दूसरा भाई परसू अपने पैसों से नारंगियाँ खरीदकर बच्चों में बांट देता है। और इस तरह से आपसी खरीद फरोख्त की जो स्थिति है, ये इनकी दुकानदारी को निरर्थक साबित कर देती है। बच्चों के प्रति दोनों भाइयों की मानवीय सहानुभूति, दया, करुणा उनकी दुकानदारी के आड़े आ जाती है, अर्थात कोई मुनाफा हो ही नहीं पाता है। तो वास्तव में कहानी का मूल मंतव्य परसू जो एक शब्द बोल रहा है, एक वाक्य बोल रहा है, उसमें ही छिपा हुआ है कि परसू देखिए क्या बोलता है, लोग क्या कहेंगे कि रिफ्यूजी बच्चा दुकान करने लगा तो दिल आत्मा भी बेचकर खा गया। इसी से कहानी का मूल मंतव्य हमें समझ में आता है और यही दिल और आत्मा की गहराइयाँ इस कहानी के गहरे मानवीय सामाजिक सरोकारों से इसे जोड़ती है और यही जो है इस कहानी का सबसे बड़ा महत्व भी है। नारंगियाँ, यह कहानी जो है भाषा में एक सपाट सहजता है इसमें, जो अपने भीतर हरसू परसू दोनों भाइयों की गहरी मनोवैज्ञानिक व्यथा
उदासी लेकिन उतना ही गहरा मानवीय प्रेम छिपाए हुए है। कहानी के शिल्प का यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए कहानी देखते हैं, नारंगियाँ। नारंगियाँ अज्ञेय जी की मर्मस्पर्शी कहानी। आइए देखते हैं कहानी। उस दिन जब मोहल्ले वालों ने देखा कि हरसू ने मोहल्ले के बाहर की, जो नाम को पक्की पर वास्तव में धूल भरी सड़क पर पुआल और बोरियों का टुकड़ा बिछाकर उस पर नारंगियां सजाकर दुकान कर ली है, तो सब के सब विस्मय से ताकते रह गए। हरसू और दुकान। जब से हरसू और परसू दोनों भाई अचानक आकर मोहल्ले के सिरे की पुरानी दीवार के एक मेहराब के नीचे घर बनाकर जम गए थे, तब से किसी ने उनको काम करते हुए या काम की तलाश भी करते हुए कभी नहीं देखा था। रिफ्यूजी दूसरे मोहल्लों की तरह इस मोहल्ले में भी अनेकों आए थे, लेकिन सभी बहुत जल्द कोशिश में जुट गए थे कि वे शरणार्थी न रहकर पुरुषार्थी कहलाने के अधिकारी हो जाएं। सभी ने कुछ न कुछ जुगत कर ली थी या गुजर बसर का कोई वसीला निकाल लिया था, लेकिन हरसू परसू ज्यों के त्यों बने हुए थे। किसी ने उन्हें कभी भीख मांगते नहीं देखा, चोरी करते भी कम से कम तो देखा नहीं कभी। यद्यपि यह सभी समझते थे कि दोनों भाई अगर कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ कमाते भी नहीं, तो चोरी के बिना कैसे काम चलता होगा। हाँ, चोर जैसे वे दिखते भी नहीं थे। किसी के सामने उनकी आंखें नीची नहीं होती थीं। दोनों का बर्ताव कुछ ऐसा शालीनता भरा होता था कि किसी को कुछ पूछने का साहस भी नहीं होता था। शालीनता के स्तर में कुछ गिराव कभी दिखता था तो दोनों भाइयों के आपस के व्यवहार में ही दिखता था। यह नहीं कि वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, इतना ही कि परशु हमेशा हर्षु को ताने देता रहता था या जैसे भी संभव हो कोंचता रहता था। हर्षु प्रायः दीन भाव से सब कुछ सह लेता था, लेकिन कभी कभी वह भी बिना अपना स्वर ऊंचा उठाए जला भुना उत्तर दे देता था। पछाही लोगों में ऐसी बातों पर फौरन तू तड़ाक मार पीट की नौबत आ जाती है, और रिफ्यूजी तो और भी आसानी से जिस तिस पर हाथ छोड़ बैठते हैं। इसलिए मोहल्ले वाले इन भाइयों के इस तनाव भरे सह अस्तित्व पर और भी अचंभा किया करते थे। खैर, अब हरसू ने नारंगियों की दुकान लगाई है और परसों दुकान से कुछ दूर एक पुलिया पर बैठा हुआ बड़ी अवज्ञा से दुकान की ओर, हरसू की ओर देख रहा है। एक एक करके मोहल्ले के 2-4 बच्चे नारंगियों की दुकान के आसपास इकट्ठा हो गए। नारंगियों का आकर्षण तो है ही, लेकिन उससे अधिक इस बात का कुतूहल कि दुकान हरसू की है। एक छोटी लड़की दूसरों से कुछ आगे बढ़कर एक हाथ से अपने झबले का छोर उठाकर मुंह में खोंसती हुई दूसरे हाथ से मानो आतर्कित भाव से नारंगियों की और इशारा करती है और फिर हाथ समेटकर टुकुर टुकुर हर्षू की ओर देखने लगती है। लेगी, हर्षू पूछता है। लड़की कुछ उत्तर दे इससे पहले परसू बड़बड़ाता है, हाँ दे दे, दुकान उठाकर दे दे उसको, क्या ऐसे ही दुकान चलाएगा। हर्षू भाई की बात को अनसुनी सी करता हुआ लड़की से कहता है, लेगी तो जा घर से पैसे ले आ, 4-4 पैसे की एक है, तो ऐसे दुकान चलाएगा तू? छोटे बच्चों को फुसला कर घर से पैसे मंगाकर मुनाफा करेगा? बच्चों को बिगाड़ते शर्म नहीं आती? भाइयों में झगड़ा हो रहा है या नहीं बच्चों की समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे समस्वर से और तटस्थ भाव से झगड़ा होते उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन वातावरण में कहीं पर तनाव है, यह वे समझते हैं। लड़की एक बार हरसू और एक बार परसू की ओर देखती है, रुआसी सी हो जाती है। हरसू एक क्षण के लिए उसकी ओर देखता है और फिर 2 नारंगियां उठाकर लड़की को दे देता है। ले, रो मत, ले जा, पैसे जब होंगे तब दे देना, नहीं तो ना सही। परसू असंपृक्त भाव से आकाश की ओर देख रहा है, मानो उसने यह देखा ही ना हो। क्या नहीं देखा हो कि जो है उसका भाई वो बिना पैसे लिए नारंगी दे चुका है, उसने नहीं देखा। लेकिन वही समस्वर कहता है, हाँ हाँ बाप का माल है, दे दो, कल देखूंगा कहाँ से और माल लाएगा और दुकान चलाएगा। बड़ा फैयाजी दिखाने चला है। सब साले रिफ्यूजी जैसे घर के नवाब होते हैं। हरसू एक बार भाई की ओर देखता है और फिर चुप लगा रहता है। लड़की चली जाती है, बोरियां झाड़ कर फिर बिछा देता है। नारंगियां कपड़ों से रगड़कर चमका दी गई हैं। ऊपर नीम की पत्ती की हल्की सरसराहट सुनते हरसू सोचता है उसका दिन इसी के सहारे जैसे तैसे कट जाएगा। नारंगियों के पास 2-4 बच्चे फिर इकट्ठे हो गए हैं। नारंगियों का चाव तो चिरंतन है। दुकान के नएपन का कुतूहल भी अभी मिटा नहीं है। भीड़ क्यों करते हो बच्चों? नारंगियां लेनी है तो घर जाकर पैसे ले आओ।
परसू अपनी पुलिया पे से सब सुन रहा था। देखने की जरूरत तो उसे नहीं है, वह मानो अतीन्द्रिय चक्षुओं से सब कुछ देख लेता है, बल्कि सब कुछ पहले से ही उसका देखा दिखाया है। व्यंग्य की एक रेखा उसके होठों को तिरछा कर देती है, बस इतना हरसू देख लेता है। परसू जानता है कि वह देख लेगा, उसके द्वारा देखी जाने के लिए वह वहाँ तक लाई गई है। बच्चों की टोली में से दो एक अलग होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक लौट कर आता है, उसकी चाल ही बता रही है, उसकी मुट्ठी में एक कन्नी है। उसके पीछे 6 और अधनंगे बच्चे चले आते हैं और वे भी जानते हैं कि उनकी अगुआ की मुट्ठी में पैसे हैं। पैसों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अगुआ की मुट्ठी का पैसा आगे जो काम कर सकता है उसमें उनकी दिलचस्पी जरूर है। एक कन्नी और नारंगी का विनिमय हो जाता है। बच्चा विजय से भरा हृदय और नारंगी में भरी मुट्ठी लिए हुए एक और हटकर नारंगी छीलकर खाने लगता है। दुकान पर जो करिश्मा होने वाला था वो हो चुका और वहाँ अब देखने को कुछ नहीं है। दूसरे बच्चों की आंखें हरसू की साबुत नारंगियों से हटकर अगुआ के हाथ को छीलती हुई नारंगियों पर अटक जाती हैं। कैसे उस नारंगी से फाँक अलग होती है और धीरे धीरे उठकर अगुआ के मुंह में चली जाती है, कभी इधर उधर नहीं जाती। यह कितना बड़ा अचरज है। परसू गर्दन जरा एक और मोड़कर कहता है, अबे इन सबको भी कहना घर जाकर पैसे ले आए, गाड़ कर रखे होंगे पैसे, इन्होंने सब लाकर तुझे दे देंगे। हरसू तिल मिलाकर बच्चों से कुछ कहने को होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। एक बार बच्चों को सिर से पैर तक देखता है, आंखें झुका लेता है। बच्चे अधनंगे हैं, इसका ठीक अर्थ अब उसके मन में बैठता है। इस मोहल्ले में बच्चों को निचले आधे शरीर में तो यूँ भी कुछ पहनाने का रिवाज नहीं है, इसलिए अधनंगे का मतलब यही हो सकता है कि ऊपर का आधा शरीर भी ढका नहीं है। हरसू आंखें झुकाए गट से एक थूक निकलता है। थूक का स्वाद कुछ नहीं होना चाहिए, पर हरसू के लिए वह घूंट कितना कड़वा है यह उसके दबे होठों से ही दिख जाता है। हरसू और परसू की खींचातानी की और बच्चों का ध्यान नहीं है। वे एक टक फाँक फाँक गायब होने वाली नारंगी को अचरज से देख रहे हैं। परसू कानूनी आँख से हरसू को देखता है, मानो उसे तौल रहा हो, फिर बच्चों के मुंह फेर लेता है, बच्चों की ओर मुंह फेर लेता है। लड़के अपने साथियों को भी एक एक फाँक दे दें। अगुआ की ओर उन्मुख होकर परसू का स्वर कुछ कम रूखा हो गया है। साथियों के साथ बांटकर खाना चाहिए। क्या बोलता है परसू कि लड़के अपने साथियों को भी एक एक फाँक दे दे, साथियों के साथ बांटकर खाना चाहिए। अगुआ अगुआ है और इस वक्त नारंगी का मालिक भी है, तो परसू की ओर देखकर उद्धत स्वर से कहता है, क्यों दे दूं, मैंने पैसे देकर नहीं खरीदी। परसू वहीं पुलिया पर लेटे लेटे मुंह दूसरी ओर करके थूकता है। अबे हरसू, सुनी नवाबजादे की बातें, पैसे दे के खरीदी, पैसा तेरे बाप ने कहाँ से खरीदा है भला। लेकिन फिर परसू का स्वर कुछ धीमा होकर मानो भीतर की ओर मुड़ जाता है। लेकिन बच्चों को क्या डांटना, बाप मिलता तो पूछता कहाँ से ब्लैक करके कमाया है पैसा और क्यों। लड़के को अभी से ऐसा कमीनापन सिखाया है। लेकिन बच्चे को क्या डांटना, बाप मिलता तो पूछता कहाँ से ब्लैक करके कमाया है पैसा और क्यों लड़के को अभी से ऐसा कमीनापन सिखाया है। फिर कुछ रुक करके बदले स्वर में, अबे हरसू, तू ही दे देना सबको एक एक नारंगी, देख बेचारे मुंह तक रहे हैं। बच्चों को बेबसी सिखाना अच्छा नहीं होता रे। हरसू अचकचा कर भाई की ओर देखता है। बात निस्संदेह उसी से कही गई है, लेकिन उसमें एक ऐसा अलगाव है कि उसका जवाब कोई भी दे दे या ना भी दे, परसू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हरसू जरा सांस बटोर कर कहता है, कहाँ से दे दूँ सबको, फिर तू ही कहता है दुकान कैसे चलेगी और कल को माल कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। अबे बस यही है तेरा रिफ्यूजी का जिगरा। अबे जानता नहीं, हम सब लोग पीछे बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ कर आए हैं और देखता नहीं यहाँ भी कितनों ने फिर जायदादें खड़ी कर ली हैं। तू ही बता, पहली नारंगी खरीदने को पैसा कहाँ से आया था, या कि नारंगियाँ तेरे साथ माँ की कोख से जन्मी थी। हरसू चुप है। चुप में 100 विरोध समा जाते हैं, बोलते कुछ बनता नहीं। अबे दे देना नारंगी, उन्हें ऐसे देख तुझे तरस नहीं आता, शर्म नहीं आती, तू इंसान का बेटा है। तरस तो आता है परसू, पर पैसा कहाँ से आएगा। चल पैसे मैं देता हूँ, खिला सबको नारंगियाँ। परसू लेटे लेटे आधा बैठा होकर अपनी फटी जेब टटोलता है, एक अठन्नी निकालकर हरसू की ओर फेंकता है। हरसू चुपचाप 6 नारंगी उठाकर एक एक बच्चों को बांट देता है। बच्चे झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं। क्षण भर अंजलि भरे अचकचाए से कभी हरसू की और कभी नारंगी की ओर देखते हैं
और फिर धीरे धीरे खाने लगते हैं। हरसू टाट के नीचे से टटोल कर एक दुवन्नी निकालता है और परसू की ओर बढ़ाता है। ये ले अपना बाकी। क्या? परसू अजनबी सी कहता है। मेरी बाकी कैसी? तूने अठन्नी दी थी ना। 2 आने तेरे बच्चे की नहीं। मेरे 2 आने? मेरे 2 आने मेरे बाप के हैं। जा, ये भी उसे छोकरे को देख दे, और अपने पैसे से नारंगी खरीदता है जो, कह दे उससे जाकर यह भी अपने बाप को दे दे। हरसू दबे सुन कहता है, उसने क्या बिगाड़ा है, वह तो बच्चा है, बाप जैसा भी हो। हाँ बे, ठीक कहता है तू। अच्छा तो रख, सिगरेट पानी पी लेना। या नहीं, आगे भी तो ऐसे बच्चे आएंगे, उन्हें दे देना, नहीं तो तेरी दुकान कैसे चलेगी। लोग भी क्या कहेंगे कि रिफ्यूजी बच्चा दुकान करने लगा तो दिल आत्मा भी बेचकर खा गया। हरसू बोला, तो तेरे 2 आनों से सदावर्त चल जाएगा और 2 नारंगियाँ खिला दूंगा फिर। अरे तो हम मर तो नहीं गए हैं साले, रिफ्यूजी बनकर आया है तो हौसला रखना सीख। दिल बढ़ने से कोई मरता नहीं, उसके सिकुड़ने से ही मरते हैं। डॉक्टर साले चाहे जो बकवास करते रहें। हरसू दुकान करता है। आज उसने 7 नारंगियाँ बेची और माल के 7 आने के अलावा 2 आने घेलुए में पाए हैं। उसकी आंखें नारंगियों की तरह गूंगी घुटी हुई हो गई हैं और उसके कान नीम की सरसराहट पर अनसुनते टिक गए हैं। और परसों के पहले कई बार ऐसे भी दिन आए हैं जबकि उन दोनों जेबें थीं जिनमें 2-2 अठन्नियाँ हुई हैं और उसने नहीं जाना कि क्यों। और ऐसे भी जब किसी जेब में कुछ नहीं, वह नहीं सोचता कि तो फिर क्या। वह बस वहीं पुलिया पर लेटकर नीम के ऊपर छाए आसमान की ओर देखने लगता है। आसमान जैसी ही खाली गहरी अंधीन उसकी आंखें हो चुकी होती है। नारंगियाँ इस कहानी में बच्चों का बाल मन ललचाता हुआ, जो एक गरीबी में खरीद नहीं सकता पर मन तो मन है, नारंगियों पे अटका हुआ है। और एक रिफ्यूज़ी का मन जो भले ही अपने भाई से छोटी मोटी बहस कर लेता है पर शांतिपूर्वक, और उसे यही लगता है हम रिफ्यूजी हैं तो क्या हुआ, हमारी भी आत्मा है। और वह बच्चों के प्रति एकदम जो है कोमल भाव रखते हुए अपनी जेब से पैसे निकाल कर अपने भाई को दे देता है। तो यह खरीद फरोख्त जो है, भाई नारंगी ला रहा है, दूसरा भाई उसी से खरीद रहा है, और इस प्रकार से उनके बीच जो व्यापार चलने लग गया, वह व्यापार निरर्थक ही साबित हुआ है। तो नारंगी की जो भाषा है एकदम सपाट है, सहजता भरी हुई है। तो यह अज्ञेय जी की कहानियों में से एक कहानी थी, नारंगियाँ। धन्यवाद।